नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज मेरे व्याख्यान का विषय है हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। जिस प्रकार जीवन गतिशील है उसी प्रकार साहित्य भी। जिस साहित्य में गति नहीं होती वह निष्प्राण एवं मरणोन्मुख होकर एक सीमा में बंद कर रह जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को ही लीजिए, वह समय समय पर हुए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं दार्शनिक प्रभावों, परिस्थितियों का परिणाम है। साहित्य की धाराएं जब निरंतर गतिशील बनी रहती हुई एक लंबी यात्रा तय कर लेती हैं तो आवश्यकता होती है कि सृजित साहित्य की परंपरा को सुरक्षित रखा जाए। साहित्य प्रेमी अथवा कहें कि साहित्य के जिज्ञासु अपनी समग्र साहित्यिक विरासत को ऐतिहासिक रूप प्रदान करने के लिए लालायित होते हैं। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए जिन गुणों और तत्वों की आवश्यकता होती है वह ये हैं: संकलित सामग्री की व्यवस्था, व्यवस्थित सामग्री का क्रम निर्धारण के बाद उपलब्ध सामग्री का वर्गीकरण, वर्गीकृत सामग्री का प्रवृत्तिगत विश्लेषण। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में सर्वप्रथम कुछ ऐसे ग्रंथ भी मिलते हैं जो साहित्य के इतिहास तो नहीं कहे जा सकते, किंतु आगामी साहित्य के इतिहास लेखकों के लिए आधार भूमि अवश्य प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ग्रंथों में भक्तमाल, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, कविमाला और कालिदास हजारा आदि का नाम लिया जा सकता है। साहित्य इतिहास लेखन के प्रारंभिक ग्रंथों में फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी, शिव सिंह सेंगर और डॉक्टर ग्रियर्सन के नाम लिए जा सकते हैं। यूँ तो मिश्रबंधु विनोद भी इसी श्रृंखला का एक ग्रंथ है, क्योंकि साहित्य इतिहास लेखन का विधिवत और व्यवस्थित प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास से होता है। आचार्य शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो उनके समक्ष गारसा द तासी आदि द्वारा लिखित ग्रंथ उपलब्ध थे। ऐसी स्थिति में आचार्य शुक्ल के इतिहास से पूर्व के ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय आवश्यक है। इन ग्रंथों में प्रथम है गारसा द तासी का इतिहास। इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्टवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी। फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किया। उनका यह ग्रंथ हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णक्रमानुसार प्रस्तुत करता है। यह ग्रंथ 2 भागों में उपलब्ध है। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय सन 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
हिंदी से संबंधित इस ग्रंथ का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण सन 1871 में प्रकाशित हुआ, जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए संशोधित रूप में प्रस्तुत किया गया। हिंदी के रचनाकारों के साथ उर्दू के लेखकों और कवियों को भी इस ग्रंथ में स्थान दिया गया है। यह इस इतिहास की गंभीर त्रुटि है। इतने पर भी इसे साहित्य इतिहास के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें हिंदी और उर्दू के 70 कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। कवियों के रचना काल का परिचय भी दिया गया है। गणपति चंद्र गुप्त ने इस इतिहास ग्रंथ के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है, वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रारंभिक एवं प्राथमिक प्रयास का महत्व उसकी उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं, अपितु नई दिशा की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से ही जाना जाता है। यह बात ताशी के प्रयास पर भी लागू होती है। दूसरा इतिहास ग्रंथ है ठाकुर शिव सिंह सेंगर का इतिहास, शिव सिंह सरोज। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरा महत्वपूर्ण नाम ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज का है, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में एक कड़ी जोड़ी है। इस ग्रंथ की रचना सन 1883 ईस्वी में हुई। फ्रेंच विद्वान गारसा द ताशी की तुलना में यह इतिहास कोई अधिक विस्तृत सामग्री प्रदान नहीं करता है। यह तो ठीक उसी प्रकार का इतिहास है जिसमें घटनाओं का संकलन मनमाने ढंग से किया जाता है और जैसे चाहे वैसे प्रसंगों को मोड़ दिया जाता है। शिव सिंह सरोज में हिंदी साहित्य और उसके साहित्यकारों की जो झलक प्रस्तुत की गई है, वह उतनी प्रभावी नहीं बन पाई है जितनी की अपेक्षा की जा सकती है। वस्तुतः ये दोनों इतिहास नाम मात्र के इतिहास हैं। इन इतिहास लेखकों की दृष्टि न तो उतनी वैज्ञानिक है जितनी कि इतिहासकार की होनी चाहिए, और न प्रस्तुतिकरण एवं विवेचन में तारतम्य ही दिखाई देता है। इस प्रकार गारसा द ताशी का इतिहास और ठाकुर शिव सिंह सेंगर का इतिहास दोनों ही हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में प्रारंभिक प्रयास हैं। अगले अध्याय में हम इनसे आगे के इतिहास ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।